जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, जिस तरह के आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो कश्मीर में फुली एक्शन में हैं। और जिस तरह के आपने देखा, उन्होंने कश्मीर की लीडरशिप को बुलाया। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये कश्मीर की लीडरशिप ही नहीं, और कईयों ने कहा नहीं, यही कश्मीर की लीडरशिप है। और इसके साथ साथ ये भी बात करनी है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या खड़ी है। क्या हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी भी है, या कि हम जो इंडिया करता है उसके रिस्पॉन्स में ही सारे एक्शन करते हैं। आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा जी कि ये नरेंद्र मोदी साहब ने पीआर एक्सरसाइज की है। तो इस इश्यू पे बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की जनाब साजिद तारड़ साहब से। आपको पता है पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, बिजनेसमैन है, अमेरिका में वाशिंगटन में बेस्ड हैं। तारड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच चीमा साहब, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा तारड़ साहब, ये बताइएगा कि आज जो कल नरेंद्र मोदी साहब ने कश्मीरी लीडरशिप को बुलाया, तो पाकिस्तान की हुकूमत तो ये कह रही है कि ये नरेंद्र मोदी साहब का एक पीआर स्टंट है। तो एक सवाल वैसे मेरे ज़हन में ये भी आता है कि क्या कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी हैं वो कोई पाकिस्तान के साथ तो लगता है राब्ते में नहीं है, तो हम फिर किस चीज की बातें कर रहे हैं? या कि पाकिस्तान ने सिर्फ रिस्पॉन्ड ही करना था क्योंकि कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है तो बात करनी जरूरी थी? हाउ डू यू सी दिस एंटायर सिचुएशन तारड़ साहब? देखिए, मैं एक तो इस पे बताऊंगा, आपको बताना चाहूंगा कि हम वॉशिंगटन डीसी में व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट इट, कि व्हाट हैपेंड इन इंडिया, व्हाट इज दिस कश्मीर कॉन्फ्रेंस। मैं तो कॉन्फ्रेंस नहीं कहूंगा, उनका उसको नाम दिया गया है कॉन्फ्रेंस का, वो कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसका कोई एजेंडा ही नहीं था। आपने देखा होगा उसका कोई एजेंडा नहीं है। उसके बाद जब वो मीटिंग खत्म हुई, उसका कोई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ये नहीं बताया गया कि क्या सोल्यूशन वहां से ड्रा किया गया है, क्या उसके क्या मकासद थे। एक तो वो कॉन्फ्रेंस को गलत कहा होगा, ये है तो एक पीआर शो है, लेकिन ये पीआर शो क्यों किया गया? हमारे पाकिस्तान मीडिया ने भी, हमारी फॉरेन पॉलिसी ने भी उसमें अपना सही रोल अदा नहीं किया। वो ये रोल है कि इंडिया ने जो बंकर बना लिए हैं अपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, 6,000 से 8,000 पक्के बंकर बनाए हैं। वो क्यों बनाए गए हैं? वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वो कश्मीर में अभी और आपको नया सरप्राइज देने वाला है। वो कश्मीर का नाम खत्म करने वाला है। वो वहां पे एक किसी नए आपको सरप्राइज देने की तैयारी में है। मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि कश्मीर आपकी बीजेपी गवर्नमेंट की नजर में क्या है, कश्मीर को किस तरह यूज किया जाता है। एक तो सबसे पहले जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनकी सारी उनकी लेबॉर्टरी है, इनकी सारी ट्रेनिंग जो है गुजरात से हुई है, और एंटी मुस्लिम ट्रेनिंग है, एंटी मुस्लिम एजेंडा है इनका। उनका पॉलिटिकल सिनेरियो, उनका पॉलिटिकल मैंडेट क्या है? उनका एक पॉलिटिकल मैंडेट ये है कि मेजॉरिटी हिंदू रहने वाले इंडिया में कौन है? वो मेजॉरिटी हिंदू है। वो समझ चुके हैं कि मेजॉरिटी हिंदूज में से मेजॉरिटी वोट ले लें तो हम जीत जाएंगे, हमें किसी दूसरी पार्टी, किसी दूसरी माइनॉरिटी की जरूरत नहीं है। ये उनकी पॉलिटिकल उनकी अप्रोच है। उसके बाद ये करते हैं, वो कश्मीर और मुसलमानों पे जुल्म करके वो बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और दूसरी जगहों पे, बंगाल में वो वोट लेते हैं हिंदुओं के। ये उनकी टैक्टिक है। अब वो कश्मीर को क्या करना चाहते हैं? वो कश्मीर का लफ्ज खत्म करना चाहते हैं। आपको सरप्राइज देंगे वो बड़ी जल्दी। और दूसरा, उस पर हमारी दूसरी साइड पर मैं अभी डिटेल में जाना चाहूंगा। मेरी नजर में मैंने 5 चीजें आइडेंटिफाई की हैं जो कि इस वक्त नजर आ रही हैं कि इसके मकसद ये थे। मोदी साहब ने ये क्यों लोगों को बुलाया? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लोग जो बुलाए गए हैं ये सारे कश्मीरियों को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये सारे प्रो मोदी थे, ये सब लोग। लेकिन उनमें भी वो भी आते तब वहां बीजेपी को डिसअपॉइंट करके आए। लेकिन ये मोदी नवाज, ये इंडिया नवाज लोग थे वहां पे, जो सारे हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। उनमें अब मैं बताना चाहूंगा कि वो उनमें से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों को नहीं बुलाया गया वहां पे दूसरे कई वहां पे पंडित ऑर्गेनाइजेशन थे हिंदू, उनको भी नहीं बुलाया गया। अब मैं ये बताने की कोशिश करूंगा 5 क्या पॉइंट थे कि आज मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत पड़ी है कश्मीर को बुलाने की। हालांकि मोदी जमहूरी तरीका को पसंद नहीं करते। ही इज ऑलमोस्ट अ डिक्टेटर। जब तक वहां पे ईवीएम चल रहे हैं मोदी साहब कहीं नहीं जाएंगे। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि 5 रीजंस क्या थी जिस वजह से इनको बुलाया गया। एक तो इनकी आर्मी ने खुद इनको बताया कि हम 2 फ्रंट्स पे जंग नहीं लड़ सकते, हम 2 फ्रंट्स पे प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो 2 फ्रंट्स कौन से हैं? पाकिस्तान है और चाइना है। एक तो इसकी वजह यह थी। दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि बंगाल में भी इलेक्शन हारे हैं। इन्होंने फिर हिंदुओं को खुश करना है, हिंदू वोटर्स को। इन्होंने फिर कोई ड्रामा करना है जिसपे दोबारा मुख्तलिफ स्टेटों से दोबारा मेजॉरिटी। अभी यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं,
वहां का भी एक वहां पे जो उनके चीफ मिनिस्टर है वो भी एक बहुत बड़ा करेक्टर है। मेरा मकसद जिस तरह के उनके बयान आते हैं मैं हैरान हूं कि किसी जमहूरियत में इस तरह के सिविलाइज लोग जो है वो बयान दें। तीसरा इसकी सबसे बड़ा फैक्टर जो है अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला है। उसके अब दो वजूहात हैं। एक तो उसमें उसका उसकी सब सेक्शन कर लें आप। एक तो पाकिस्तान का प्रेशर अमेरिका पे कि हमने कश्मीर, हमें इंडिया से डर है, हम आपके साथ अफगानिस्तान में सही आपकी हेल्प नहीं कर सकते। एक तो वो रीजन हो सकती है, अमेरिका कहता हो कि आप पाकिस्तान से रिलेशनशिप ठीक रखें। दूसरा, इंडिया का माइंडसेट है कि अगर वहां से अमेरिकन चले जाते हैं तो तालिबान या दूसरे लोग जो है वो कश्मीर की तरफ रुझान करेंगे। एक तो ये वजह हो सकती है, और इन्हीं वजूहात की वजह से इन लोगों को बुलाया गया है जिसका कोई मकसद नहीं है। और इस वक्त इंडिया में, मैं नो ऑफेंस टू माय हिंदू फ्रेंड्स, नो ऑफेंस टू माय इंडियन फ्रेंड्स, मोदी साहब जो कुछ कर रहे हैं वो इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, इंडिया में एक कौम नहीं बसती, वहां पे एक जबान नहीं बोली जाती। पाकिस्तान को सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है, इंडिया की मजबूरी है सेकुलरिज्म, लेकिन सेकुलरिज्म की वहां पे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि आखिरी दौर में 2002 से 2014 तक क्या हुआ। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 10 साल रही वहां पे। उससे पहले अटल वाजपेयी थे, उनकी उनकी एक पॉलिसी थी, उसको कहते थे हीलिंग पॉलिसी। उसमें इंट्रोड्यूस वाजपेयी साहब ने कराया था, कांग्रेस उसको एक्सटेंड करती रही है। 2002 से 2014 पे कश्मीर में इतने ज्यादा ना वहां पे मुजालिम ढाए गए, ना वहां पे मेरा मकसद इस तरह के हालात थे। आजकल के हालात ये हैं कि जब आपके ऊपर कर्फ्यू हो, आपको इंटरनेट ना हो, आपके फोन बंद कर दिए जाएं, आपके बच्चों को मार मार के, जो कश्मीर इस बिगेस्ट जेल ऑन द प्लेनेट। और दुनिया में मैं हैरान हूं इस बात पे कि अगले दिन भी इमरान खान साहब से क्वेश्चन किया गया कश्मीर चाइनीज मुसलमानों के बारे में। मैं समझता हूं वो भी ठीक नहीं है, गलत है, लेकिन दुनिया किस तरह भूल जाती है कश्मीर को, दुनिया किस तरह बर्मा को भूल जाती है, दुनिया किस तरीके से फलस्तीन को भूल जाती है, सीरिया को भूल जाती है। मेरी समझ से बाहर है कि अमेरिका जो सिविल आपके ह्यूमन राइट्स पे सबसे बड़ा आलमबरदार वो है, उसने आज तक इसको कश्मीर को फ्रंट लाइन पर नहीं लेके आया, जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की हजारों रेजोल्यूशंस। और उसके बाद देखिए, अब मुझे अफसोस इस बात का होता है कि इंडिया हैज ऑलमोस्ट बिकम अ नॉन लिवेबल प्लेस। और सबसे बड़ा उनका जो सपोर्टर इस वक्त, अफसोस के साथ कहूंगा कि नॉन तालीम याफ्ता अनएजुकेटेड हिंदू माइंड, और उनको अब्यूज किया जा रहा है, उनको कॉन्सेप्ट क्या दिए जा रहे हैं, 15वीं सदी के बदले 21वीं सदी में लिए जाने की तैयारी उनको कराई जाती है। उनको बताया जाता है कि अखंड भारत क्या है। अब मैं बताना चाहूंगा कुछ अपने भाइयों को, अखंड भारत जिसमें पाकिस्तान भी हिस्सा है, बांग्लादेश भी हिस्सा है, चाइना भी उसका हिस्सा है, अफगानिस्तान उसका हिस्सा है। तो खुदा का नाम लो, 21st सेंचुरी में अखंड भारत क्या, क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अफसोस की बात, अफसोस कि मोदी साहब ने जमहूरियत को जिस तरीके से सत्यानाश किया है, जंग को इस्तेमाल किया जमहूरियत में इलेक्शन जीतने के लिए, और सिर्फ दो लोगों के पैसे के ऊपर, अडानी और अंबानी के ऊपर, वो समझते हैं कि दिस इज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इज सो सैड एंड इट इज नेबरिंग टू पाकिस्तान। इट इज सो सैड। हम इस पे जितना भी दुख किया जाए वो ज्यादा है। और कल जो कुछ भी हुआ है कश्मीर का, इसके पीछे उनके अजाइम जो है वो आपको नजर आने चाहिए। जो उन्होंने 6000 बंकर बनाए हैं बॉर्डर पे, और जो 8000 बंकर हैं वो वहां पे उन्होंने खुशियां मनाने के लिए नहीं बनाए, उनके मोटिव्स कुछ और हैं। कश्मीर को 3 स्टेटों में वो चेंज करना चाहते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जम्मू में हालात क्या थे 1947। मैं ये याद कराना चाहता हूं आपको कि 1947 में पटियाला महाराजा और महाराजा कपूरथला, इन्होंने 1 लाख मुसलमानों का जम्मू में उनको कत्ल किया था, जिसकी वजह से आज जम्मू में मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है। मुसलमानों की अक्सरियत सिर्फ कश्मीर में है, लद्दाख में भी उनकी अक्सरियत नहीं है। और इस वक्त बीजेपी माइंड अपना बना चुकी है कि इनको 3 हिस्सों में तकसीम करके, 2 हिस्सों में जहां पे हिंदू मेजोरिटी हो और मुसलमानों को सिर्फ श्रीनगर के आसपास उस एरिया में कंटेन कर दिया जाए। दिस इज व्हाट द अजाइम उनके। अब देखें कि इसमें क्या करते हैं। लेकिन मोदी साहब, अफसोस के साथ, इस वक्त मोदी साहब हैज लॉस्ट हिज रिस्पेक्ट ऑन द इंटरनेशनल अरीना एवरीवेयर, क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट अ डिक्टेटरशिप। छोटी सी मिसाल दूंगा, अभी आपके वहां पे वैक्सीनेशन आई है, आपके कोविड आया, आपके दिल्ली में एक बच्चा जिसने कहा कि मेरा दादा ऑक्सीजन की वजह से मर गया है, उसके घर अरेस्ट कर लिया गया। आप अब मोदी साहब इस वक्त, पहले इन्होंने एक आइडियोलॉजी दी कि आप अगर एंटी मोदी हैं आप एंटी इंडिया हैं। ये जब वो ग्रो कर रहे थे,
अब वो ग्रो कर चुके हैं, मीडिया, गोदी मीडिया क्रिएट कर लिया, अदलिया को उन्होंने यरगमाल बना लिया। सारा कुछ करने के बाद आज आप मोदी साहब के खिलाफ एक लफ्ज बोले, शाम को आपको उठा लिया जाता है। तो इस दुनिया की जो सबसे बड़ी, ये क्लेम करते थे सबसे बड़ी जमहूरियत, आज वो ना जमहूरियत है, ना वहां पे सेकुलरिज्म है, ना वहां पे, और अफसोस के साथ कि 25 करोड़ मुसलमान और तालीम याफ्ता हिंदू बेचारे हास्टेज बन के फिर रहे हैं, जबानों पे ताले लगा के फिर रहे हैं, और न जाने कितना अरसा फिरते रहेंगे, क्योंकि जब तक ईवीएम का हथियार मोदी साहब के हाथ में है वो कहीं जाने वाले नहीं। उनकी ट्रेनिंग गुजरात में मुसलमानों को कत्ल करके, उनका सबसे बड़ा जेनोसाइड करके उन्होंने लाइसेंस लिया था, एंड ही इज ट्राइंग टू यूज दैट लाइसेंस अगेन एंड अगेन। बिल्कुल ठीक है तारड़ साहब, ये तो एक पर्सपेक्टिव है आपका फॉर इंडिया के वो उनकी क्या पॉलिसी है, या नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर के लिए क्या मंसूबा रखते हैं। जिस तरह आपने कहा कि कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि वो एक हिस्सा, छोटा हिस्सा वो देना चाहते हैं मुसलमानों को, और बाकी हिस्सों में वो अपनी, इसीलिए कहा जा रहा है कि वो डीलिमिटेशन करना चाहते हैं, और इस डीलिमिटेशन से वो जाहिर बात है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी मर्जी की ड्रॉ करना चाहते हैं। तारड़ साहब, ये तो एक जो तस्वीर आपने खींची है कश्मीर की, भारत की, नरेंद्र मोदी साहब की और इस तरह की, लेकिन पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है? क्या हमारी कोई कश्मीर पे पॉलिसी है? मुस्लिम दुनिया ने हमें जवाब दे दिया, अक़वाम मुत्तहिदा, यूएन में इस इशू को कोई उठाता नहीं है, बल्कि अभी तो 50 साल बाद हम कश्मीर में लेके, यूएन में लेके गए सिक्योरिटी काउंसिल में, और कहा जी कि इसको बात करें। उससे पहले तो हम खामोश थे। इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि हमने इंडिया से बात नहीं करती जब तक आप 370-35A रिवोक नहीं करते, ये वापस करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। तो चीजें स्टैंड स्टिल पे हैं, जबकि हमारी आर्मी चीफ जो है वो कहते हैं जनाब के आए माजी को भूलें और आगे की तरफ जाएं। तो ये सिचुएशन क्या बन रही, हमारी क्या अप्रोच है? इमरान खान साहब माजी को भूलना नहीं चाहते, अफवाजें पाकिस्तान कह रही हैं माजी को भूलें। कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? उनको तो एक है, वो तो जो कर रहे हैं करने दें, हम किधर जा रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि आप अगर अपने 73 साल की हिस्ट्री पढ़ें, आपके पास एक भी सिंसियर लीडरशिप नहीं है, आपके पास कोई और आपकी कभी भी कोई फॉरेन पॉलिसी, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन इस जो फॉरेन पॉलिसी, और आप उसी के बेस पे आपकी इकोनॉमी भी चल रही है, आप उसी की बेस पे खाना खा रहे हैं, उसी के बेस पे आप लूटमार कर रहे हैं। वो किस तरह, अगर रशिया अफगानिस्तान में ना आता तो आपके दुबई में प्लाजे और आपकी प्रॉपर्टियां लंदन में नहीं बनी थी। वो वहां पे आया और आपने पिज्जे खाने शुरू किए। वो निकला आपकी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से, चाइना का बॉर्डर साथ है, वो ग्वादर से ट्रेड की वजह से अब आपकी रोटी वहां से चल रही है, आपके दुबई के प्लाजे और लंदन की प्रॉपर्टियां वहां से बन रही है। आपका कभी भी तवज्जो आपके मुल्क के अंदर नहीं रही। आपका सबसे बड़ी ट्रेजेडी आपकी करप्शन है। आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन से मार खा जाएंगे। उसकी वजह मैंने कई दफा आपको बताया कि सिंसियर लीडरशिप, चाहे वो जमहूरी हो चाहे डिक्टेटरशिप हो। मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं, मेरी एजुकेशन के हिसाब से डेवलपिंग कंट्री जहां पे तालीम ना हो, जहां पे लोग तबकात में बटे हों, लोग सीख ना पा रहे हो कि जमहूरियत क्या है, वहां पे सिंसियर डिक्टेटरशिप की जरूरत होती है, वही कामयाब होती है। लेकिन अफसोस के साथ कि पाकिस्तान में जितनी मिलिट्री डिक्टेटर भी आते रहे हैं, उन्होंने भी बैसाखियों के साथ अपने चंद सियासी घरानों को रखा है जो लूट मार में बिजी रहे हैं, और आज भी हो रहा है, वो रुक नहीं रहा। आपको कौम ने, आपके पाकिस्तान के एजुकेटेड बेरोजगार लोगों ने तब्दीली के नारे के पीछे आके नई एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी जो अस्करी क्यादत है उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था कि आके अकाउंटेबिलिटी करें। आपने नैब को रिफॉर्म करना शुरू कर दिया और अभी तक $1 तक रिकवरी नहीं की आपने। आपका मैंडेट फेल है, आपकी फॉरेन पॉलिसी आपकी मौजूद नहीं है, आपको इंटरनल इतने प्रॉब्लम है। मैं अफसोस के साथ यह कहूंगा, आपने कश्मीर को अबैंडन कर दिया है। आप आज स्ट्रांग होते तो कश्मीर के हालात ना होते। मैं आज अफसोस के साथ कहूंगा कि असेंबली में यही अमित शाह जो लोगों से मिलेंगे अगले दिन, इनको ये गुपारकर गैंग कहते थे। इनके बारे में अमित शाह की स्टेटमेंट ये थी कि ये लोग मौरूसी सियासत और करप्ट लोग हैं। आज उन्हीं से मिले हैं। और मैं अगले दिन एक व्लॉग देख रहा था जिसमें अमित शाह की एक टेप उन्होंने लगाई, जिसमें उन्होंने इंडियन पाकिस्तान के बारे में, जान देने के बारे में बात की। तो मेरे ख्याल में मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, मैं ब्लेम अपने घर को करूंगा कि जो इस काबिल नहीं है कि जो अपना डिफेंस कर सकें या लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ये मैं अफसोस अपने अंदर है।
हमारी फॉरेन पॉलिसी मैंने आपको बता दिया है, हमारी फॉरेन पॉलिसी करप्शन है। हमारे पाकिस्तान की हर पॉलिसी के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का वो डिसीजन होता है जहां उनका अपना इंटरेस्ट हो। आपके किसी कोई पॉलिसी आपके साथ नहीं है, आपका कोई बजट ऐसा नहीं है जिसके पीछे पीछे करप्शन या ऐसे अवामिल ना हो कि जिसमें करप्शन या आपके मुफाद या चंद लोगों के फायदे ना हो। अब मैं अफसोस के साथ मैं ये कहता हूं, आई कैन गो इनटू द डिबेट, आई कैन गो इनटू दिस डिस्कशन अगेंस्ट करप्शन कि किस तरीके से 73 साल से आपके हर हुक्मरान ने खाने की कोशिश की है। मैं अब आप इसी चीज से अंदाजा लगा लें, आपका हर रूलर लंदन से आता है, बाहर से आता है, आपकी आधी कैबिनेट बाहर से आ चुकी है, आपका एस्टेब्लिशमेंट का हर अफसर, हर किस्म के एस्टेब्लिशमेंट का अफसर, उनके बच्चे यहाँ कैनेडियन सिटीजन है या इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, तो आपको नजर नहीं आ रहा है ये कहां से पैसा आ रहा है। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक होती तो मुल्क तरक्की ना कर जाता। आपकी फॉरेन पॉलिसी तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। आपका फॉरेन पॉलिसी आप देखें, आप कंपेयर करें अपने फॉरेन मिनिस्टर को दूसरे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से, कितने दौरे हैं उनके कश्मीर के सपोर्ट के लिए। आपको इस्लामिक कंट्रीज ने रिजेक्ट किया, आपको कश्मीर पे सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट नहीं दी, आपके 7 मुमालिक ने मोदी साहब को बुला के उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया, जबकि अमेरिका ने उनके ऊपर हमेशा वीजे की पाबंदी रखी। उस पर आपने कितना एहतजाज किया। आपने जब, मैं अफसोस के साथ कहूंगा, ओआईसी का इजलास बुलाने के लिए आपने कहा कश्मीर के बारे में, सऊदी अरेबिया ने रिफ्यूज किया, उसके बावजूद खान साहब मलेशिया में नहीं गए अपनी कॉन्फ्रेंस में। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपके रिलेशनशिप है। तो इसी वजह से आपका दुश्मन आपको कैलकुलेट कर चुका है, आज का नहीं बड़े अरसे से, तभी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो जो मर्जी है करते हैं, और ये जो कर रहे हैं नया सरप्राइज आपको जल्दी देंगे, क्योंकि आपके पड़ोस में नफरतों की पॉलिटिक्स है, वहां पे लिंचिंग की आपकी वहां पे हो रही है। मैं अफसोस के साथ कहता हूं 25 करोड़ मुसलमान हमारे भाई जो हैं वो 3rd क्लास सिटीजन वहां जिंदगी गुजार रहे हैं। जिसका दिल चाहता है वो लिंचिंग करते हैं, जिसका दिल चाहता है आपकी दाढ़ी काट के आपको जय श्री राम के, आपके 72 साल के अब्दुल समाद को अगले दिन थप्पड़ों से मार के उन्होंने नारे लगवाए हैं। वो दुनिया बोली है, किसी के जूं से तीन गुजरी है? कोई नहीं है, क्योंकि होता रहेगा, ये होता है हमेशा ही। लेकिन आज फिर भी पाकिस्तानी फिर भी बेहतर हालात में उनसे, वहां पे हर मस्जिद को कराया जा रहा है, यहां पे आप इस्लामाबाद में मंदिर बना रहे हैं, हम फिर भी कुछ सोच रहे हैं। वी आर मेकिंग अ टर्न टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर, पाकिस्तानी एज अ नेशन, नॉट एज अ गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तारड़ साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये बात भी पूछना चाहूंगा कि हमें ये भारत इल्जाम देता है, जिस तरह की आपको पता है कि आज FATF में उन्होंने हमें दोबारा ग्रे लिस्ट में रखा है, और वो सिर्फ हाफिज सईद की वजह से ग्रे लिस्ट में रखा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 1373 जो है उसको इम्प्लीमेंट करे UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया तो ये भी नहीं बताता कि ये 1373 है क्या, बस इतना बता देते हैं कि देखें जी वो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इस तरह। ठीक है, पॉलिटिक्स भी इस बहुत बड़ी पिक्चर में थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी होगी, लेकिन कुछ चीजें और भी हैं टेक्निकल जो जारी बातें हैं। तो एक तरफ तो हाफिज सईद कहा जाता है कि जी उनको FATF ने उनकी वजह से हमें ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है क्योंकि वो कह रहे हैं सजाएं दें। दूसरा आपके वजीर खारजा कह देते हैं जी अलकायदा को वो दहशतगर्दी नहीं कहना चाहते, उसामा बिन लादेन को। तो दुनिया कहती है ये तो डबल माइंडेड लोग हैं, इनको पता ही नहीं हमने किस तरफ जाना है। हमें हमारा दुनिया में मजाक उड़ रहा है कि हम उसामा को दहशतगर्द नहीं कहते, वजीर आजम शहीद कहते हैं, उधर से हमें FATF वाले ग्रे लिस्ट में डालते हैं, हम फिर साथ कहते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी और हमने इतने लोगों की शहादतें दी। ये किस तरह की डबल माइंडेड अप्रोच चल रही है? अवाम जो है वो जाने देती है। आज वो हिना रबानी खर जो साबका वजीर खारजा, उन्होंने कहा कि भाई आप बताएं कि इस अलकायदा ने हमारे फौजियों को शहीद किया, हमारी अवाम को शहीद किया, आप इसको दहशतगर्द नहीं कहेंगे तो आप किसको कहेंगे? ये इस तरह की खामोशी, हम कंफ्यूज ये हैं या कि हम सियासत कर रहे हैं अपने साथ भी और अपनी कौम के साथ ही? इस पे मेरी पोजीशन ये है, देखिए आज तक हम अपने बच्चों को, अपनी कौम को ये नहीं बता सके कि कायदे आजम ने हमें सेकुलर पाकिस्तान दिया था और आइदर वी आर टू नेशन थ्योरी। हम इसी पे कंफ्यूज हैं। ये जो आप आज बात कर रहे हैं तो बहुत बात की बात है। अक्सर मेजॉरिटी लोगों को अभी तक यही नहीं पता पाकिस्तान बना क्यों था, पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव क्या थे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसका मतलब क्या है। हम इन्हीं चीजों पे कंफ्यूज हैं और इस पे किसको ब्लेम करेंगे? लीडरशिप को। आपकी एस्टेब्लिशमेंट आपको पढ़ाना नहीं चाहती आपके बच्चों को। आपके अभी आधे कंट्री के अंदर फ्यूडल सिस्टम है, वो आपके बच्चों को आगे पढ़ने देना चाहते हैं।
वो तरक्की की तरफ भी खुद वो लंदन जाते हैं, लंदन से पढ़ के आते हैं, गरीब का बच्चा जो उसको वो गरीब से गरीब तरफ रखना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट अपने बच्चे लंदन और भेजना चाहती है अमेरिका, आपको कहती है कि हमारी दोस्ती हिमालय से भी बुलंद है। अपने बच्चों को बीजिंग क्यों नहीं भेजते, अपने करप्शन का पैसा बीजिंग क्यों नहीं रखते? ये चाइना का मॉडल तो सीखते हैं। खान साहब ने कहा कि मैं टीम भेजूंगा शुरू में कि मैं चाइना से सीखूंगा। खान साहब ने वहां से ये क्यों नहीं सीखा कि वो जो करप्शन पे लोगों को पकड़ते हैं उनको गोली मार देते हैं, एनआरओ नहीं देते। जरदारी साहब एक सूबे में एनआरओ लेके बैठे हैं, लाहौर आ जाते हैं, आपने एक बंदे को एनआरओ देके लंदन भेज दिया। लेकिन कौम के साथ कितने बड़े खिलवाड़ दिन दिहाड़े हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। कौम बर्दाश्त कर रही है, मायूसियों से पिसती जा रही है। बॉर्डर पे आपके दुश्मन, आपके साथ जो दूसरे कंट्री हैं, वो आपको थ्रेट करते हैं। आपको कभी तालिबान से थ्रेट है, आपको इंडिया से थ्रेट है। आप मेरे तो समझ, आपके लाहौर में जो कुछ हुआ है अगले दिन, उसको अभी तक क्लैरिफाई, उसका कोई समझ नहीं आ रही वो क्या हो रहा है। इस सदी में भी इतना कुछ करने के बावजूद मैं ब्लेम करूंगा कि ये हमारे फॉरेन पॉलिसी और फेडअप के ऊपर आज जो कुछ हुआ है, आपकी फॉरेन पॉलिसी को फुकदान है। कश्मीर पॉलिसी में आपकी फॉरेन पॉलिसी का फ्लेवर है। आपके फलस्तीन पे जोर था आपका, कश्मीर को आप नेग्लेक्ट कर चुके हैं। और इसमें चीमा साहब सिर्फ आपकी फॉरेन सर्विस, आपकी गवर्नमेंट नहीं है, मैं ब्लेम करूंगा आपके मीडिया ने भी कश्मीर को भुला दिया है। आज कोई भी एंकर कश्मीर का नाम लेकर राजी नहीं है, कोई प्रोग्राम करके राजी नहीं है। उस पर अफसोस, जितना अफसोस किया जाए वो कम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिर में तारड़ साहब हमें ये बताएं कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या कोई ग्लोबली स्पेस मिल सकती है? यूरोप ने हमें ब्लॉक कर दिया है, वो तो हमें जो है वो जो जीएसपी प्लस नहीं दे रहे। अमेरिका से अभी तक हमारी बात नहीं चल रही कि अमेरिका तो कह रहा है कि भाई आप हमारी अफगानिस्तान में मदद करें, उनकी एक रट लगी हुई है। तो हमारे पास फिर क्या रह जाता है? हम कश्मीर के मसले को आखिर में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, किस तरह एड्रेस कर सकते हैं, या कि ये एक लॉस्ट केस है, या हम कश्मीरियों का वक्त ही जाया कर रहे हैं? आपने बिल्कुल, आपकी ये टोटल कंप्लीटली अगर मुझसे पूछा जाए, आपकी फॉरेन पॉलिसी का फुकदान फ्लोर है। आपने इसको सीरियस नहीं लिया, आप बाहर नहीं निकले। आज भी आप कह रहे हैं कि यूरोप ने आपको बैन कर दिया, आप निकलते क्यों नहीं घर से बाहर? वजह क्या है? आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब इंटरेस्टेड है आइदर चीफ मिनिस्टरशिप में, या वो -1 फार्मूले में इंटरेस्टेड है। फॉरेन पॉलिसी उनके टेबल पे मौजूद नहीं है। आपका वाशिंगटन डीसी में जो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है वो सक्सेसफुल है। आपका लंदन में जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो सक्सेसफुल है। आपके अफसरों के बच्चे, एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे या सिफारशी आते हैं, वो सर्व नहीं करते, वो हार्डली एम्बेसी जाते हैं। ये उनका फर्ज था कि डिप्लोमेसी, यहां पे यहां की गवर्नमेंट है, उनको बताएं कि आपके कंट्री के अंदर क्या हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेसडरशिप, अ स्टेट्समैनशिप। लेकिन कोई देखने वाला हो, कोई जवाबदेह हो, कुछ सोचने वाला हो। जब आपके अंदर सिर्फ आपका इंटरेस्ट ये हो कि डाके मार के किस तरह भागना है लंदन और दुबई में, तो फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? वही होगी जो आपकी आज है। आपका पड़ोसी मुल्क आपको कैलकुलेट कर चुका है बड़े अच्छे तरीके से, बार बार करता है, बार बार स्टेटमेंट देता है, बार बार सिग्नल देता है, लेकिन आपकी तवज्जो अभी तक भी दुबई और लंदन की प्रॉपर्टी पर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप खुद देख लें। अगर या मेरे साथ अगर आप, इफ यू डोंट एग्री विद मी, आर्ग्यू विद मी, कन्विंस मी ऑन इट। उसकी मैं यहां पे आज क्यों बैठा हूं? मैंने कई दफा कहा, आई एम रिजेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। मेरी मदरलैंड ने मुझे रिजेक्ट करके यहां भेजा है। मैं यहां पे आके इस कंट्री के लिए काम कर रहा हूं 36 साल से, 18-18 घंटे काम करता हूं यहां पे। हम लोग वापस क्यों नहीं जाते? मुहाजिरीन क्यों किया गया? तो उसकी 25 अरब रुपए का हमजा, आज की मैं अखबार पढ़, आज का मैंने न्यूज टीवी खोल के देखा कि हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि 25 अरब रुपए अकाउंट में, मेरे ख्याल में, मुझे पता ही नहीं कौन जमा करा गया। इसी वजह से तो मैं अमेरिका बैठा हूं। वो तो बहुत सोशल मीडिया में वायरल हो गया कि मतलब ये बताए कि हमें इस तरह का सुकून चाहिए। लोग मजाक कर रहे हैं कि जनाब ये किसके, हमारे साथ तो ऐसे नहीं होता। नहीं चीमा साहब, ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है। ये हमारा बादशाह है फ्यूचर का, क्योंकि अकबर बादशाह का लड़का है। ये अकबर बादशाह का लड़का है। इसने फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनना है। और देखें फिर हम यहां ना पहुंचे तो किधर जाए फिर? तो आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं 25 अरब रुपए का, उसे पता ही नहीं कि मेरे अकाउंट में कहां से आ गया। तो फिर आप कश्मीर की बात करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने वाला वो मदीना और रियासत मदीना सुनाया जा रहा है बंदा, और अकाउंटेबिलिटी को पता ही नहीं उसको कि क्या करना, क्या। एक सिंगल पैनी रिकवर नहीं हुई।
और मैं हैरान होता रहता हूं कि शाम को लोग सोते किस तरह है। लोग दिन दिन दिहाड़े चैनलों में बैठ के झूठ बोलते हैं और शाम को घर जाके सो जाते हैं। मेरी समझ से बात, मैं अभी तक कंफ्यूज हूं यहां बैठ के कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान चल किस तरह रहा है, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, ब्लीडिंग रुक क्यों नहीं रही है, अकाउंटेबिलिटी रुक क्यों नहीं रही, मार्शल लॉ लग चुके हैं, मारे गए, कोड़े मार मार के कौम को सीधा करने की कोशिश की गई, कौम ठीक क्यों नहीं हो गई, इसके क्या वजूहत है। मैं हम स्टिल, इस मेरे लिए खुद ये लम्हा फिक्रिया है, एक क्वेश्चन मार्क है, हम स्टिल वर्किंग ऑन। बिल्कुल ठीक है सर। तारड़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली आपने आज दोनों साइड का वर्जन रखा है कि इंडिया में कैसे चीजें चल रही हैं और कश्मीर को लेकर के, और हमारी लीडरशिप जो है वो कश्मीर को लेकर के जो कोई अप्रोच नहीं रख रही, उस पर भी आपने बात की। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। पाकिस्तान